हाँ जी, सीए फाउंडेशन चैंपियंस, तो स्वागत है आप सबका 10 का दम सीरीज में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के वो सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत इजी टू स्कोर है। सो इवन इफ यू हैव लेफ्ट द एडवांस लेवल ऑफ क्वेश्चंस, नो प्रॉब्लम, इस लेवल ऑफ क्वेश्चंस को जरूर प्रिपेयर करना, क्योंकि इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस ही तुमको एग्जाम में सबसे ज्यादा मिलेंगे इस चैप्टर में से। सो लेट्स क्विकली बिगिन। बेटा, ये एक टेबल है, डिफरेंस बिटवीन द थ्री डिस्ट्रीब्यूशंस। ये थोड़ा सा अगर दिमाग में रख लोगे तो काफ़ी ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस तुम एड्रेस कर पाओगे। ठीक है, ये तुमको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा बाय स्कैनिंग दिस क्यूआर कोड। ठीक है, तो उसकी चिंता मत करो। आ जाओ फटाफट से इसको देख लेते हैं विद इन 2 मिनट्स एंड देन क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखो, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में अपन ने 3 डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़े हैं, बायनॉमियल, पॉइजन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो, सबसे पहले थ्योरी के क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के केस में जो वेरिएबल होता है वो डिस्क्रीट होता है, यानी एनी होल नंबर। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में जो वेरिएबल होता है वो कैसा होता है, कंटिन्यूस होता है, यानी एक्स की वैल्यू डेसिमल हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है, माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकती है। राइट, फिर उसके बाद फॉर्मूले की बात करें तो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, एन सी एक्स इंटू पी की पावर एक्स इंटू क्यू की पावर एन माइनस एक्स। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का क्या फॉर्मूला होता है, ई की पावर माइनस एम इंटू एम की पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल, जहां पर ई एक एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 2.71828 के बराबर होती है। फिर उसके बाद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला, जिससे कभी आपसे प्रोबेबिलिटी नहीं पूछेंगे, बट हाँ मीन निकालने के लिए, एसडी निकालने के लिए, वेरिएंस निकालने के लिए पूछ सकते हैं। बट ये फॉर्मूला भी हमने बहुत अच्छी ट्रिक से याद किया था। सो व्हाट वाज दैट रैप, दिस वन मीन्स ऊंची है बिल्डिंग। ठीक है, फिर टूटा हुआ नल है, बिल्डिंग के नीचे नल टूटा हुआ है, उसमें से पानी बह रहा है टप 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 टप, उसके नीचे हम क्या लगा देते हैं, बाल्टी। बाल्टी लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है और वेपराइजेशन हो जाता है। सूरज चाचू आते हैं, वेपराइज कर देते हैं, मतलब पानी को वेपराइज कर देते हैं, तो क्या बनाते हैं, क्लाउड्स बनाते हैं, क्लाउड्स बनते हैं, बिजली चमकती है और बारिश होने लगती है। ठीक है, इंद्र देवता आ जाते हैं क्लाउड्स को लेके, तो वो हमने समझा था, उससे इसको रिलेट किया था। सो दिस वन इज ऊंची है बिल्डिंग, एस डी का सिंबल, टूटा हुआ नल है, बाल्टी लगा दो, दैट इज स्क्वायर रूट। जैसे ही बाल्टी लगाई, टिप टिप बरसा पानी, 2 पाई, बहुत सारा पानी इकट्ठा हो गया। सूरज, ई क्या है, सूरज, इसने क्या बनाई, भाप बनाई, भाप बना के क्या बनाए, क्लाउड्स बनाए। तो x माइनस म्यू का स्क्वायर इज क्लाउड। ठीक है, और जब क्लाउड्स टकराते हैं तो बिजली चमकती है, माइनस साइन, और फिर बारिश होने लगती है, मतलब इंद्र देवता आ गए हैं। तो ये 2SD² हमने कैसे इमेजिन किया था कि इमेजिन करो इंद्र देवता आसन पर बैठे हुए आ रहे हैं, तो 2SD²। तो ये हमारा फॉर्मूला हमने इस तरीके से रिटेन किया था। ठीक है, कभी इससे प्रोबेबिलिटी नहीं पूछेंगे, डोंट वरी। फिर उसके बाद पैरामीटर थ्योरी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो बाय पैरामेट्रिक होते हैं। इसके 2 इंपॉर्टेंट हीरो हीरोइन होते हैं। ठीक है, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के हीरो हीरोइन कौन होते हैं, एन कॉमा पी। ठीक है, और बाय इसके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कौन से होते हैं, म्यू और SD²। राइट, फिर जो अपना पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये MS धोनी वाली मूवी, एक ही इसका मुख्य किरदार होता है, दैट इज M। ठीक, विच इज इक्वल टू NP। फिर मीन, इनके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन कैसे निकालते हैं, N इंटू P, N नंबर ऑफ ट्रायल्स, P प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, Q प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। ठीक है, और P + Q = 1 होता है। फिर उसके बाद पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन किसके बराबर होता है, उसमें भी NP के बराबर होता है। ठीक है, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो भैया अनोखा ही है, उसमें मीन मीडियन मोड एक दूसरे के बराबर होते हैं। बढ़िया। फिर वेरियांस की बात करें तो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में वेरियांस NP/Q के बराबर होता है, पॉइजन में मीन के ही बराबर होता है, मतलब मीन इज इक्वल टू वेरियांस होता है। और फिर उसके बाद इसकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो फिर उसमें अपन ने फॉर्मूले से वेरियांस निकालना सीखा था और SD MD QD के रिलेशनशिप से निकालना सीखा था। ठीक है, फिर उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन मीन एंड वेरियांस की बात करें तो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन ग्रेटर देन वेरियांस होता है और पॉइजन में मीन इक्वल्स टू वेरियांस होता है। मोड के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मोड डिपेंड करता है n+1 इंटू पी पर, और पॉइजन में डिपेंड करता है m पर। अब दोनों का इंटरप्रिटेशन सेम है। अगर n+1 इंटू पी एक इंटीजर है, मतलब होल नंबर है, तो 2 मोड एग्जिस्ट करेंगे, एक n+1 इंटू पी और एक उससे एक कम। यानी फर्ज कीजिए कि n+1 इंटू पी 5 आ गया, तो मोड हो जाएंगे 2, एक होगा 5 और उससे एक कम यानी 4, 5 and 4 विल बी द मोड। लेकिन अगर n+1 इंटू पी डेसिमल में आ गया, लाइक 4.5, तो सिर्फ जो उसका इंटीजरल पार्ट है 4, दैट विल बी द मोड, दैट इज 4। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो दोनों का इंटरप्रिटेशन सेम है, बस ध्यान क्या रखना है, बायनॉमियल में इट डिपेंड्स ऑन n+1 इंटू पी एंड पॉइजन में इट डिपेंड्स ऑन m। जब 2 मोड होते हैं तो उसको बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, जब एक मोड होता है तो उसको यूनी मॉडल बोलते हैं।
फिर एडिटिव प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन आता है कि अगर आपके पास दो बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है x और y जिनके पैरामीटर्स है n1, p और n2, p, ठीक है, तो एक आप नया बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हो जिसके पैरामीटर्स क्या हो जाएंगे n1 + n2, p, ठीक है। ऐसे ही पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास दो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है x और y, उसके पैरामीटर्स है m1 और m2, तो एक नया पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन x + y बन सकता है जिसके पैरामीटर्स हो जाएंगे m1 + m2। सेम रूल आप अप्लाई करोगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में भी, ठीक है। रिमार्क्स बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेरियांस मैक्सिमम कब होता है, जब p और q 0.5 के बराबर हो जाते हैं, वेरियांस मैक्सिमम होता है विच इज इक्वल टू n/4, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट था, सिंपल पार्ट था जिसको तुम रिटेन करके इजी स्कोर कर सकते हो, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चंस लगाते अपन फटाफट से इसके कि कौन से क्वेश्चंस है जो बार बार रिपीट हुए हैं। व्हाट विल बी द मोड ऑफ द बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, आपको मोड निकालना है, इन विच मीन इज 20 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज √10, ठीक है। मीन किसके बराबर होता है, NP के बराबर होता है, तो मीन आपको 20 देके रखा है। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन, देखो वेरियांस NPQ होता है तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ NPQ, इट इज इक्वल टू √10, रूट कैंसिल हो जाएगा, NPQ इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। बढ़िया। अभी उनने हमसे पूछा क्या है, मोड। अब मोड निकालने के लिए मुझे चाहिए n+1 × p, यानी मुझे n और p दोनों चाहिए। तो अब कहाँ से निकालेंगे, NP को उठा के इधर डाल दिया, NP की वैल्यू 20 है, यहाँ 20 लिख दिया, 20Q इज इक्वल टू 10, 1 जा और ये 2 जा, तो Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2। Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा जी, 1/2। आई होप दिस इज क्लियर, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। Q निकल कर आ गया तो आप P निकाल सकते हो, कैसे, हमको पता है कि P + Q इज इक्वल टू 1/2 होता है, तो P भी 1/2 आ जाएगा। बढ़िया। अब देखो यहाँ पे P डाल दिया अपन ने, ठीक है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 × 2 दैट इज 40, n निकल के आ गया 40, P भी निकल कर आ गया। अब मोड निकालना है तो मोड की वैल्यू के लिए ये डाल देते हैं इसमें 40 + 1 × 1/2, सो 41 / 2 करोगे तो 20.5 आएगा। डेसिमल में आ रहा है तो सिर्फ आपको इंटीजर वाला पार्ट लेना है, दैट इज 20 वुड बी द मोड, ऑप्शन सी। देख लो आपको 20.5 भी देके रखा है कि आप जल्दी जल्दी उसको टिक कर दो, वो गलत है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखो, इफ फॉर अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल द प्रोबेबिलिटी फॉर x टेकिंग वैल्यू 2, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2 इज 3 times the probability for x taking value 4, यानी x equals to 4, then variance of x is, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में वेरियांस किसके बराबर होता है, m के बराबर होता है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में वेरियांस किसके बराबर होता है, m के बराबर होता है, ठीक है। चलो अभी फॉर्मूला लिख देते हैं इसका, e की पावर -m इंटू m की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल, तो क्या हो जाएगा, e की पावर -m इंटू m का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, 3 इंटू e की पावर -m इंटू एम की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, ये और ये कैंसिल, m² कैंसिल, ये m² हो जाएगा, तो 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 24 अपॉन 2 इंटू 3, तो m² कितना आ जाएगा, 2, m कितना आ जाएगा, 2। इज दिस क्लियर, आई होप इट इज क्लियर, फेयर इनफ, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये फेवरेट पैटर्न है ICI का, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में m निकालने के लिए पूछ लेंगे, SD पूछ लेंगे, वेरियांस पूछ लेंगे, सुपर इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद देखो बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो अपना प्रॉब्लम सम हो सकता है वो भी आ सकता है। द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट इज नॉट अ स्विमर इज 1/5, देन द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 स्टूडेंट्स 4 आर स्विमर इज, तो आपको n इज इक्वल टू 5 देके रखा है, ठीक है। आपसे पूछ रहे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 4, मतलब 5 में से 4 के स्विमर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, राइट, तो x क्या है, 4 है। p कितना है, दैट अ स्टूडेंट इज नॉट अ स्विमर, ना स्विमर ना होने की प्रोबेबिलिटी 1/5 है, अपन को क्या निकालना है, स्विमर होने की प्रोबेबिलिटी, तो अपने लिए सक्सेस क्या है, स्विमर होना, स्विमर ना होना इज अ फेलियर, तो q की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/5 और p की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा जी 4/5, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कैच था इस क्वेश्चन का। बस अब यहाँ पे बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लगा दे, क्यों, क्योंकि दो ही पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज है, या तो स्विमर होगा या तो नहीं होगा, बाइनॉमियल लग जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है भाई बाइनॉमियल का, NCX इंटू पी की पावर x इंटू क्यू की पावर n-x, तो 5C4 इंटू 4/5 की पावर 4 इंटू 1/5 की पावर 1, चलो 5C4 जो होता है वो 5C1 के बराबर होता है जो कि 5 होता है, 4/5 देखो 5 की ऑल इन ऑल पावर 5 है,
ठीक है, चलो इसको एज इट इज लिखते हैं और ये 1/5, 5 कैंसिल। तो फाइनली क्या बचेगा बताओ, फाइनली बचेगा क्या, बताओ बताओ बताओ। सिर्फ 4/5 की पावर 4 बच रहा है, 4/5 की पावर 4 बच रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा जी, नन ऑफ दीज। आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम से दिमाग में घूम जाते कि भैया क्या हो गया क्या हो गया, आंसर नहीं आ रहा आंसर नहीं आ रहा। अरे भैया ध्यान से देखो, देखो यहाँ पे 4/5 की पावर 4 दे के रखा है, पर 1/5 भी है, 1/5 तो कट गया, ठीक है। 5C1 5 होता है और 1/5 की पावर 4 दे के रखा है और 4/5 नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है। फिर 5C4 5C1 के बराबर होता है, लेकिन हमें 4/5 की पावर 4 चाहिए जो कहीं पर नहीं है। मतलब ऑप्शन ए में तो है पर उसके आजू बाजू हमें कुछ नहीं चाहिए, तो सी भी नहीं होगा, तो डी वुड बी दी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इफ 5% ऑफ द फैमिलीज इन लार्ज पॉपुलेशन सिटी डू नॉट यूज गैस एज अ फ्यूल, 5% फैमिली गैस एज अ फ्यूल यूज नहीं करती हैं, what will be the probability of selecting 10 families in a random sample of 100 families who do not use gas as a fuel। मतलब 100 में से आप 10 फैमिली आप रैंडमली सिलेक्ट करो और वो 10 फैमिली गैस एज अ फ्यूल यूज नहीं करती हैं, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इसका मतलब क्या है बेटा, n जो है वो 100 है, ठीक है, और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी मतलब डू नॉट यूज गैस एज अ फ्यूल, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 5%, यानी कि 0.05, ठीक है। और x की वैल्यू क्या है 10 है, आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 10 निकालना है। और यहाँ पे लगेगा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि n के रिस्पेक्ट में 5% छोटी सी वैल्यू है, राइट। सो इसके लिए मुझे m की वैल्यू चाहिए जो कि np के बराबर होता है 100 इंटू 5%, दैट इज 5। अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ x का क्या फॉर्मूला है, e की पावर -m इंटू m की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। तो क्या हो जाएगा, e की पावर -5 इंटू m की पावर x, m की पावर x, m कितना है भाई 5 है, 5 की पावर 10 अपॉन 10 फैक्टोरियल। ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। e की पावर -5 आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में देके रखी है, नहीं भी दी होती तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 0.0067, 5 की पावर 10 अपॉन 362800, 3628800, ठीक है, 10 फैक्टोरियल। ठीक है बॉस, चलो 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 इसको सॉल्व कर लेंगे फटाफट से। सॉल्व करोगे इसको तो इसका फाइनल आंसर आपको दिखेगा 0.018, मतलब 5 की पावर 10 डाल देना, उसको 10 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना और फिर 0.0067 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। सो 0.018 वुड बी दी आंसर टू दिस क्वेश्चन। आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। September 24 का सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। इफ x एंड y आर टू इंडिपेंडेंट नॉर्मल वेरिएबल्स, एडिटिव प्रॉपर्टी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। x एंड y क्या है, दो इंडिपेंडेंट नॉर्मल वेरिएबल्स हैं with mean as 10 and 12 and standard deviation as 3 and 4 respectively। now pay attention, ठीक है। x y पैरामीटर्स क्या होते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के, म्यू और एस डी का स्क्वायर। तो विद मीन एज 10 एंड 12, मतलब x की मीन 10 है और y की मीन क्या है 12 है, और स्टैंडर्ड डेविएशन 3 दे के रखा है। हमारे लिए पैरामीटर क्या होता है, एस डी का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर इज 9, 4 का स्क्वायर इज 16, ठीक है। तो ये हमारे पैरामीटर्स हो गए। अब हमें x प्लस वाई को डिफाइन करना है, तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा बेटा, x प्लस वाई क्या हो जाएगा, दोनों को ही ऐड करेंगे, 22 प्लस 9 प्लस 16 इज 25, ठीक है। मतलब म्यू इज 22 एंड जो वेरियांस है वो 25 है। अब अगर वेरियांस 25 है तो एस डी कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25 यानी 5। ये भी दिमाग में रख लो अब उसके हिसाब से ऑप्शन चूज करने का, ठीक है। मीन तो सब में ये 22, खेल उन्होंने खेला है एस डी के साथ, ध्यान देना ऑप्शंस में आपको एस डी दे के रखा हुआ है, ठीक है। वेरियांस 25 है, एस डी 5 है, तो अभी देखो कहाँ पर एस डी 5 है, एक ही ऑप्शन है दैट इज सी, एक ही ऑप्शन है दैट इज सी। सो मीन इज इक्वल टू 22 एंड एस डी इज इक्वल टू 5। पता चला वेरियांस 25 है और उसको देख के तुमने ऑप्शन ए लगा दिया, एस डी 25 नहीं है, वेरियांस 25 है, ठीक है। सो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन, ठीक। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ टू क्वार्टाइल्स, ठीक है, क्वार्टाइल्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपको देके रखे, बोल रहे व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो आपने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में पढ़ा हुआ है, साडा मुंडा कूट ब्योलासी वाली ट्रिक, यानी
4 टाइम्स ऑफ एस टी इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ एम डी इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ क्यू डी होता है। तो मेरे को एस डी निकालना है, मुझे क्यू डी मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि एस डी जो है वो 4/6 टाइम्स ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन है। अब मुझे दोनों क्वार्टाइल्स की वैल्यू देके रखी, तो क्या मैं क्वार्टाइल डेविएशन ही निकाल सकती हूँ? निकाल सकते हैं। एस डी इज इक्वल टू 2/3 इंटू, ठीक है, Q3 माइनस वन, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया ये, एक मिनट, उल्टा लिख दिया भाई, उल्टा लिख दिया। यहाँ पे तो 6 है ना, 6/4 ऑफ Q D। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो ये 3/2 हो जाएगा और ये आ जाएगा Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। बढ़िया। Q3 की वैल्यू क्या है भाई? 25.4 माइनस, नेक्स्ट लाइन में लिख देती हूँ 25.4 माइनस 14.6 अपॉन 2 इंटू 3/2। चलो लेट्स फटाफट से सॉल्व इट। 25.4 माइनस 14.6 डिवाइड बाई 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 2। 8.1 आ रहा है। नियरेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आंसर इज ऑप्शन डी। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखो पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन के ऊपर तो आईसीआई का दिल आया हुआ है, ठीक है, ध्यान देंगे। देखो 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 फटाफट। पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ अ नॉर्मल कर्व आर दिस, देन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज, ठीक है। पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? म्यू माइनस एस टी और म्यू प्लस एस टी। तो म्यू माइनस एस डी की वैल्यू 6 है, इसकी वैल्यू 14 है, राइट। एस डी निकालना है, एस डी को एलिमिनेट मत करो, मीन को एलिमिनेट कर दो। इसको मतलब दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये म्यू म्यू कैंसिल, माइनस 2 एस टी इज इक्वल टू -8, माइनस माइनस कैंसिल 4। तो म्यू एस टी इज इक्वल टू 4 आ जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। म्यू पूछा होता तो वो भी हम इक्वेशन में डाल देते। बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जैसा कि मैं आपको बोल रही थी कि आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूले से कभी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए नहीं आएगी, म्यू और एस डी ये सब निकालने के लिए ही आएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वार्टाइल ऑफ एक्स हैविंग द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। आपको Q1 निकालना है, ठीक है। अभी Q1 निकालने का क्या टेक्निक होता है? म्यू माइनस 0.675 एस डी होता है Q1 इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर मुझे Q1 चाहिए तो मुझे म्यू भी चाहिए और मुझे एस डी भी चाहिए। वो कैसे मिलेगा? फॉर्मूले से मिलेगा। देखो ध्यान से समझना, अगर फॉर्मूला बिल्कुल उसी फॉर्म में जैसा हमने याद किया था तो आप स्क्वायर रूट के साथ जो एस डी मल्टीप्लीकेशन में होता है, मतलब स्क्वायर रूट के साथ जो बाहर मल्टीप्लीकेशन में, उससे कंपेयर करके एस डी निकाल सकते हो। लेकिन वो वैसा नहीं है तो फिर हम ई की पावर की तरफ जाएंगे, ठीक है। अभी देखो इसको कंपेयर करें x माइनस 10 को किससे? x माइनस म्यू से। तो म्यू कितना आ रहा है? म्यू तो 10 आ गया। बढ़िया। अब बात करें एस डी की, ठीक है। तो देखो डिनोमिनेटर में क्या था? इंद्रदेव -2 एस डी स्क्वायर था और ऊपर माइनस तो है ही, तो मतलब उतने पोर्शन को -1/2 एच डी स्क्वायर को मेरे को कंपेयर करना है इसके वैल्यू से, दैट इज -1/72 से। माइनस माइनस कैंसिल, ये 1 जा और ये 36। तो एच डी स्क्वायर इज इक्वल टू 36, एच डी इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, ठीक है। एच डी भी निकल गया और म्यू भी निकल गया। अब यहाँ पर पुट कर दो फटाफट से 10 माइनस 0.675 इंटू 6, ठीक है। 0.675 इंटू 6, इसके आगे माइनस का साइन लगाओ, प्लस 10 करो, 5.95 वुड बी द आंसर, दैट इज ऑप्शन सी। सुपर इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट फिर भैया ये थ्योरी का क्वेश्चन, एरिया अंडर म्यू प्लस माइनस 3 एच डी इज 99.73%। इसी चीज़ को दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं? ऑल बट 0.27%। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इसके थ्योरी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, चिंता मत कीजिएगा। थ्योरी क्वेश्चंस का जो सेशन आएगा एग्जाम के पहले 1.5 दिन में, उसमें सारा कवर हो जाएगा। इट इज़ गिवन दैट एक्स हैज़ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 1, यानी कि म्यू जो है वो 0 है और एस डी जो है वो 1 है, मतलब जेड की बात हो रही है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं? ऑल्सो गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन -2 बट लेस देन 2 इज इतना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन -2 बट लेस देन -1.5 इज इतना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर दिस, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, ठीक है। बढ़िया तरीका है, डायग्राम बनाओ और उससे समझो, ठीक है। नॉर्मल कर्व जितना आपको टफ लगता है ना उतना होता नहीं है, डायग्राम से ही सारा काम हो जाता है। तो ये अपना स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहाँ पे डेफिनेटली 0 आएगा क्योंकि म्यू इज इक्वल टू 0 हो गया।
अब इनने किसकी प्रोबेबिलिटी देके रखी है, -2 ग्रेटर देन -2 बट लेस देन 2, तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ यहाँ पे -2 कर दें और यहाँ पर भी यहाँ पे +2 कर दें, तो ये वाला जो रीजन है, ये पूरा रीजन, मैं इसको शेड करूँ, इसकी वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, इसकी वैल्यू जो है वो 0.95 के बराबर है, -2 और 2 के बीच का एरिया। ठीक, फिर उन्होंने बोला है -2 से बड़ा बट -1.5 से छोटा, तो -1.5 किधर आएगा, अगर ये 1 है तो -1.5 इधर आएगा, ठीक है, ये ठीक, -2 और -1.5 के बीच का एरिया जो है वो कितने के बराबर है, 0.045 के। आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1.5 निकालनी है। आप क्या कर सकते हो, अगर मैं इसको अलग कलर से शेड करूं तो इसको पिंक ले लेते हैं, मुझे बेसिकली ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1.5, ठीक है, ये 1.5 है, ये 1 और ये 1.5, तो मुझे बेसिकली ये रीजन निकालना है, ठीक है। अब ये रीजन और ये रीजन ना सिमेट्रिकल है, ध्यान देना, कर्व पूरा सिमेट्रिकल होता है, ये मीन हो गया, इसका इतना रीजन और इसका इतना रीजन एक बराबर है, तो अगर मुझे ये रीजन मिल जाए ना, 0 और -0.5 के बीच वाला रीजन मिल जाए, तो ये इस वाइट वाले रीजन के बराबर है, ठीक है। अब वो कैसे मिलेगा, देखो सिंपल है, ये पूरा रीजन 0.95 है, तो ये जो रीजन होगा ना हाफ हो जाएगा, 0.95 डिवाइड बाई 2, ठीक, 0.95 डिवाइड बाई 2, इसमें से अगर मैं ये वाला रीजन माइनस कर दूंगी, -2 और -1.5 वाला, तो आई विल बी लेफ्ट विद द रीजन बिटवीन 0 एंड -1.5, सिंपल, ठीक है। तो इसमें से अपन 0.045 माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 0.95 डिवाइड बाई 2 माइनस 0.045, इट इज इक्वल टू 0.43, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, इन अ सैम्पल ऑफ 800 स्टूडेंट्स द मीन वेट एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेट आर फाउंड टू बी 50 kg एंड 20 kg रिस्पेक्टिवली, मतलब आपको म्यू जो है वो 50 दे के रखा है, ST जो है वो आपको 20 दे के रखा है, ऑन द अजम्पशन ऑफ नॉर्मेलिटी, मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेइंग बिटवीन 46 kg एंड 62 kg, मतलब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 46 या ग्रेटर देन 46 बट लेस देन 62 निकालना है, ठीक है। और फिर आपको z की वैल्यूज देके रखी है, कहने का मतलब है कि आपको इसको z में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यू विल हैव टू कन्वर्ट इट इन टर्म्स ऑफ z, तब जाके चीज़ें सॉर्ट हो पाएंगी, ठीक है। तो z में कैसे कन्वर्ट होता है x, z इज इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन ST, तो इसको कन्वर्ट करें अपन, x है 46 माइनस 50 अपॉन 20, ये z बन जाएगा, फिर ऐसे ही 62 माइनस 50 अपॉन 20, ठीक है। चलो 46 माइनस 50 इट इज़ -4 डिवाइड बाई 20, तो ये आ रहा है -0.2, ठीक है। फिर 62 माइनस 50 डिवाइड बाई 20 इट इज़ 0.6, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। अब ये कैसे निकालोगे, ध्यान देना बेटा, ये आपको निकालना है कि z शुड बी ग्रेटर देन -2 बट लेस देन 0.6। अब आपको जो डिटेल्स, जो इन्फॉर्मेशन दी है नॉर्मल कर्व के रिस्पेक्ट में, उससे काम बनेगा आपका। क्या इन्फॉर्मेशन देके रखी है आपको, ध्यान देंगे, पे अटेंशन। आपको बोला है 0 z इज इक्वल टू 0 टू 0.20, ठीक है, 0.20 के बीच का एरिया है ये 0.0793, ठीक है। ये वाला एरिया जो है वो कितना है, 0.0793, एंड एरिया बिटवीन z इज इक्वल टू 0 टू z इज इक्वल टू -0.60, यहाँ पे 0.60 डाल दें, ये जो पूरा एरिया है, ये जो पूरा एरिया है ये 0.2257 के बराबर है, 0.2257 के बराबर है, ठीक है। अब आपको जो रिक्वायर्ड एरिया चाहिए वो क्या है, -0.2 और 0.6 के बीच का एरिया, ठीक है। -2 और 0.6 के बीच का एरिया 0.2 और 0.6 के बीच के एरिया के बराबर होगा, तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे,
0.2257 में से 0.0793 माइनस कर देंगे, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये सिमेट्री का यही तो फायदा होता है। 0.2257 माइनस 0.0793, देखो 0.1464 आ रहा है, प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 0.1464। यस और नो? क्या ये क्लियर है? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हमें 0.20 दे के रखा हुआ है, 0.20 दे के रखा है 0.0793 और 0.6 दे के रखा है 0.2257। हमको चाहिए क्या? ये वाला रीजन चाहिए, वी नीड दिस रीजन ना, -0.2 और 0.6 के बीच का रीजन। तो अच्छा एक मिनट, ओके ओके ओके, गॉट इट गॉट इट। मैं क्या ले रही थी? -0.2 और 0.6 के बीच का रीजन, बट उन्होंने देखो खेल खेल लिया आपकी भावनाओं के साथ, -0.2 और 0.6 के बीच का रीजन। ठीक है, ध्यान देना बेटा, -0.2 और 0.6 के बीच का रीजन मतलब ये पूरा। ठीक है, तो देखो सिंपल है, ये 0 से 0.6 के बीच का रीजन जो है वो 0.2257 है, और 0 से 0.2 के बीच का जो रीजन है वो 0.0793 है। तो सेम रीजन वुड बी 0 to -0.2। तो सिंपली ये वाला रीजन भी हम ऐड कर लेंगे इसमें, सिंपल है। ठीक है, 0.2257 प्लस 0.0793, अभी ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 0.305। अभी उन्होंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछा है तो 800 मल्टीप्लाई कर दो, 244 आ जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, आई होप द कंफ्यूजन इज फेयर इनफ, क्लियर हो गई कि मैंने क्या ले लिया था? 0 और मैंने 0.2 और 0.6 के बीच का ले लिया था, बट दे आर आस्किंग -0.2 और -0.2 और 0.6 के बीच का रीजन। तो इसके लिए मेरे को ये इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा, और ये रीजन एक बराबर है। ठीक है, तो मेरे पास ये पूरा रीजन 0.2257 है, ये वाला 0.0793 है, दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, चलो बढ़िया। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, जब आपको फी के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन दिया रहता है, फी के रिस्पेक्ट में वैल्यू दी रहती है। फॉर अ सर्टेन टाइप ऑफ मोबाइल द लेंथ ऑफ टाइम बिटवीन चार्जेस ऑफ द बैटरी इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद अ मीन ऑफ 50 आवर्स। मतलब जो म्यू है वो 50 आवर्स है, और जो एस टी है वो 15 आवर्स है। अ पर्सन ओन्स वन ऑफ दीज मोबाइल्स एंड वॉन्ट टू नो द प्रोबेबिलिटी दैट द लेंथ ऑफ टाइम विल बी बिटवीन 50 एंड 70 आवर्स। मतलब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 50 बट लेस देन 70 निकालना है। ठीक है, अभी आपको फी की वैल्यू 1.33 दे के रखा है, पहले तो आपको इसको जेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जेड में कन्वर्ट करने के लिए वही एक्स माइनस म्यू अपॉन एस डी वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, सो एक्स की वैल्यू क्या है? 50, और म्यू भी कितना है? 50। तो 50 माइनस 50 अपॉन 15, ये जेड हो जाएगा। फिर 70 माइनस 15 अपॉन 15। ठीक है, सो 0, 70 माइनस 15 डिवाइड बाय 15 कर दो फटाफट, 70 माइनस 15 डिवाइड बाय 15, इट इज इक्वल टू, यहाँ पर 50 आएगा बेटा जी, दोनों जगह 15 15 कैसे हो गया? 70 माइनस 50 डिवाइड बाय 15, सो इट इज इक्वल टू 1.33। ठीक है, सो आपको जो प्रोबेबिलिटी चाहिए वो 0 और 1.33 के बीच की चाहिए। ठीक, अब आपको क्या वैल्यू देके रखी है? वी वॉन्ट टू नो द प्रोबेबिलिटी दैट द लेंथ ऑफ टाइम विल बी बिटवीन 50 एंड 70, और आपको बोला है फी ऑफ 1.33। ठीक है, आपने नॉर्मल कर्व उठाया, अब नॉर्मल कर्व जब आप बनाएंगे तो ये 0 हो गया। अब 1.33 का क्या मतलब है? ये 1.33 है, फी ऑफ 1.33 का मतलब है 1.33 के लेफ्ट में जो कुछ भी होगा टिल माइनस इन्फिनिटी वो 0.9082 के बराबर है, वो 0.9082 के बराबर है टिल माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, और फी ऑफ 0.5 होता है, मतलब फी ऑफ 0 मीन्स वही जो इक्वल पार्ट्स होते हैं दोनों के, वो राइट, दैट इज 1 डिवाइड बाई 2, 0.5. अब इन्होंने आपको 1.33 के लेफ्ट का रीजन टिल माइनस इन्फिनिटी दे के रखा है, आपको चाहिए 0 और 1.33 के बीच का रीजन, तो ऑब्वियसली ये वाला जो रीजन है वो 0.5 है। ठीक है, तो ये हम माइनस कर देंगे, सिंपल। तो क्या आ जाएगा? 0.9082 माइनस 0.5 विच इज इक्वल टू 0.4082, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, फेयर इनफ।
तो ये कुछ सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के, जो प्लीज़ आप एग्ज़ाम के लिए जाने से पहले ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन हैं जो सबसे ज़्यादा रिपीट हुए हैं एग्जाम में, ये वो पैटर्न्स हैं जो सबसे ज़्यादा रिपीट हुए हैं। और आप ये डाउनलोड कर सकते हैं PDF विदाउट एनी कॉस्ट, जस्ट बाय स्कैनिंग दिस QR कोड। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। टिल देन गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।